Hey guys, welcome back in your जुडिशल क्लासेस दैट इज़ एक ही जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एक ही जुडिशल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डू CPC ऑर्डर नंबर 22। So what the order number 22 says, that order number 22 is talking about the death, marriage and insolvency of party। डेथ हो गई है, ठीक है, या फिर मैरिज हो गई है, या फिर इंसॉल्वेंसी हो गई है पार्टीज़ की, उसके रिलेटेड मैटर यहाँ पे डील किया गया है। तो अगर ऐसे सूट्स है जिसमें सब चीज़ें होती हैं, उनका क्या कंक्लूज़न होगा प्रोसीडिंग में, या फिर एंड ऑफ द प्रोसीडिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बताया गया इसके अंदर। तो फर्स्ट क्या है रूल हमारा, नो अबेटमेंट ऑफ पार्टीज डेथ इफ़ राइट टू स्यू सर्वाइव। सबसे इम्पॉर्टेंट और ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कोई अबेटमेंट नहीं होता है, सूट को रद्द नहीं कर दिया जाएगा अगर किसी पार्टी की डेथ हो गई है सिर्फ डेथ की वजह से, क्योंकि उसके जो राइट्स है जब तक सरवाइव करेंगे तब तक वो सूट कंटिन्यू चलता रहेगा। या फिर उसके आगे बताऊँगी क्या क्या रीज़न है, जो अगर पता लग जाए उसके बाद सूट को अबेट कर दिया जाएगा। क्या दिया गया है, डेथ ऑफ अ प्लेंटिफ और डिफेंडेड, किसी पार्टी की चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेड हो, shall not be cause the suit to be abate if the right to sue survive, shall not abate if right to sue survive। ठीक है, राइट टू स्यू अगर सर्वाइव कर रहा है तो सूट को अबेट नहीं किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ राइट टू स्यू सर्वाइव करना चाहिए। अगर ये लिमिटेशन बार्ड हो गया है और सफिशेंट रीज़न भी है तो यहाँ पे उस सूट को बार्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रूल प्रोसीजर वेयर वन ऑफ द सिविल पार्टीज और डिफेंडेंट डाइज एंड राइट्स टू सर्वाइव। जहाँ पे अभी हमने एक पार्टी के बारे में बात करी है, यहाँ पे दो पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर जहाँ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक से ज़्यादा है तो क्या होगा, वेयर देर इज़ मोर प्लेंटिफ और मोर डिफेंडेंट देन वन एंड एनी ऑफ देम डाई, अगर उसमें कोई भी किसी की भी डेथ हो गई है, LR की मैटर है, LR वाला मैटर मतलब रिप्रेजेंटेटिव वाला मैटर है, या फिर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, तो उस टाइम अगर एक की भी डेथ हो गई है तो क्या होगा, एंड वेयर द राइट टू स्यू सर्वाइव, अब वहाँ पे उनकी राइट टू स्यू सर्वाइव भी कर रहा है, द सर्वाइविंग प्लेंटिफ और द प्लेंटिफ अलॉन और अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट और डिफेंडेंट अलॉन, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, द कोर्ट सेल कॉज एन एंट्री टू दैट इफेक्ट टू बी मेड ऑन रिकॉर्ड। कोर्ट क्या करेगी, इस बात को लिख लेगी कि अपनी एंट्री में लिख लेगी कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। एंड द सूट सेल प्रोसीड एट द इंस्टांस ऑफ सर्वाइविंग, इस चीज़ को लिख लेगी कि हाँ उसमें से इसकी डेथ हो गई है, उस पार्टी की डेथ हो गई है, कोर्ट अपने उसमें रिकॉर्ड में डाल देगी। उसके बाद कोर्ट जो है कंटिन्यू प्रोसीड करेगी, जो भी सर्वाइविंग प्लेंटिफ या प्लेंटिफ्स है, ठीक है, और अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स कोर्ट कंटिन्यू प्रोसीडिंग करेगी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी भी एक प्लेंटिफ की डेथ हो गई है, बहुत सारों में से मोर देन वन है, तो जो एग्ज़िट है, जो लाइफ जिसकी एग्ज़िट जो सर्वाइव कर रहे हैं उनके साथ प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी, और जो नहीं है जिसकी डेथ हो गई है उनको उनका रिकॉर्ड बन जाएगा और उस पर लिख दिया जाएगा, कोर्ट लिख लेगी, प्रेजेंट कर देगी प्रॉपर फॉर्म में कि हाँ इनकी डेथ हो चुकी है, और कोर्ट कंटिन्यू प्रोसीड करेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 3 बोलता है प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ्स और सोल प्लेंटिफ्स। प्रोसीजर क्या होगा ऐसे केस में जहाँ डेथ हो गई है वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ, बहुत सारे प्लेंटिफ में से एक प्लेंटिफ की डेथ हो गई है, या फिर अकेला जो था उसी की डेथ हो गई है। प्लेंटिफ के बारे में स्पेसिफिकली बात की गई है यहाँ पे। पहले हमने यहाँ पे क्या बात किया था कि जनरल मीनिंग बताया हमने कि अगर राइट टू सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी, मतलब अबेटमेंट होगा सूट कि नहीं होगा। नेक्स्ट हमने बात किया कि एक से ज़्यादा की बात कही। अब इसमें हम उसी में से निकाल के डिफरेंट प्लेंटिफ डिफरेंट या फिर सोल डिफेंडेंट के बारे में बात करेंगे। प्रोसीजर सेम ही बात कर रहा है, बस थोड़ा सा डिटेल यहाँ बताया गया है, उसी चीज़ के बारे में डिटेल कर दिया गया है जो हमने सेकंड क्लॉज में पढ़ा है।
यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर वन और टू और मोर प्लेंटिव डाइस एंड राइट टू स्यू डज नॉट सर्वाइव टू द सर्वाइविंग प्लेंटिव और डिफेंडेंट अलोन और सोल प्लेंटिव और सोल सर्वाइविंग प्लेंटिव डाई द राइट टू स्यू सर्वाइव। अगर क्या होगा, अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिव है और एक से ज़्यादा प्लेंटिव है या फिर अकेला प्लेंटिव है, उसकी राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहे या फिर राइट टू स्यू सर्वाइव नहीं कर रहा है, तब क्या होगा। तो क्या करेगी कोर्ट, द कोर्ट ऑन एन application made in that behalf shall cause the legal representative of the deceased plaintiff to be made a party and shall proceed with the suit। समझ में इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर जहाँ पे एक से अधिक प्लेंटिव की डेथ हो गई है या फिर राइट टू स्यू डज नॉट सर्वाइव या फिर राइट टू स्यू सर्वाइव नहीं कर रहा है, एक प्लेंटिव की है, एक मोर देन वन प्लेंटिव है, उस टाइम कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो एप्लीकेशन देगी, ठीक है, कोर्ट एप्लीकेशन इन द बिहाफ दैट कॉज द LR ऑफ द डिसीज प्लेंटिव टू मेड अ पार्टी। एक कोर्ट एक एप्लीकेशन फाइल करवाएगी, बोलेगी कि मतलब एक नोटिस इशू करेगी और बोलेगी इसमें जो LR है, इसका जो LR है लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज प्लेंटिव का, वो यहाँ पे एक पार्टी बन सकती है, उसको पार्टी बना देगी, किसको, LR को। सिंपल सी चीज़ है, प्रोसीडिंग कंटिन्यू करा जाएगा और यहाँ पे बुला लिया जाएगा उनके LR को। अगर उनकी डेथ हो गई है, वहाँ पे अगर कोर्ट को नॉलेज होती है तो कोर्ट उनके LRs को ऐड कर देगी एज अ पार्टी। तो क्या, द कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन मेड इन दैट बिहाफ शैल कॉज द LR ऑफ द डिसीज प्लेंटिव टू बी मेड अ पार्टी। या फिर LR ने एप्लीकेशन फाइल किया है तो उनको एज अ पार्टी बना दिया जाएगा। कोर्ट हमेशा कंसर्न करेगी, अगर डेथ हो गई है सूट ख़त्म नहीं कर देगी डायरेक्टली, उसके लिए एक स्टेप लेगी कि क्या उसके LRs भी हैं, पता भी लगवाएगी। वेयर विद इन द टाइम लिमिट बाय द लॉ नो एप्लीकेशन इज़ मेड अंडर सब रूल। अगर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन ना आती है, ना ही कोर्ट को पता चलता है कि कोई LR है कि नहीं है, द सूट shall abate so far as the deceased plaintiff is concerned, and on the application of defendant the court may award him, और application किसके थ्रू, defendant के थ्रू, the court may award him the cost he made and have incurred in defending the suit and recover from state of deceased plaintiff। अगर कोई LR की, इस वाले में बोला गया है कोई LR जो है उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए, LR की एप्लीकेशन नहीं आई है डिसीज पार्टी की, जो डिसीज प्लेंटिव जिसकी डेथ हुई है उसके बिहाफ पे कोई LR ने एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है और इनको इन्फॉर्म भी किया गया है, पता भी लगाया गया कोई LR नहीं आया, तो प्लेंटिव को जो राइट टू सूट है उसको अवेट कर दिया जाएगा और डिफेंडेंट को उसके जो एक्सपेंस हुए हैं, जो भी डिफेंडिंग में कॉस्ट इनकर्ड हुए हैं, वो सब दे के केस ख़त्म कर दिया जाएगा, अवेट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये रूल नंबर 3 था। तो अगर रूल नंबर 3 किसके बारे में बात करता है, प्लेंटिव के बारे में। रूल नंबर 4 किसके बारे में बात करता है, रूल नंबर 4 जो है यहाँ पे डिफेंडेंट के बारे में बात करता है। पहले हमने यहाँ पे 2 में क्या पढ़ा था, 3 में क्या पढ़ा, प्लेंटिव, और 4th में हम डिफेंडेंट के बारे में बात करेंगे। डिफेंडेंट का क्या हुआ, अब अगर डिफेंडेंट की डेथ हो गई है तो क्या होगा, सेम है, सेम प्रोसीजर होगा। वेयर 2 और मोर डिफेंडेंट डाइज एंड द राइट टू स्यू सर्वाइव अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट और डिफेंडेंट अलोन और सोल डिफेंडेंट और सोल, सेम थिंग बोला गया, सेम प्रोसीजर बोली गई यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो वर्ड्स तो सेम ही यूज़ किया गया है। सोल सर्वाइविंग डिफेंडेंट डाइज एंड राइट टू स्यू सर्वाइव द कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन मेड ऑन द बिहाफ सेल कॉज द LR, सेम LR की बात यहाँ भी कही गई है। डिफेंडेंट के LR को बुलाया जाएगा एप्लीकेशन पे, ठीक है, और मेड अ पार्टी, उसको पार्टी बना दिया जाएगा और केस कंटिन्यू होगा। सेकेंड में क्या बोल रखा है, एनी पर्सन सो मेड अ पार्टी में मेक एनी डिफेंस अप्रोप्रिएट इन, अबो डिफेंस ले सकता है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर पे डिसीज के बिहाफ पर। वे द विद इन द टाइम लिमिट बाय द लॉ नो एप्लीकेशन इज, अगर एप्लीकेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, उस केस को अवेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट,
The court, whenever it think fit, may exempt the plaintiff from the necessity or substitute the legal representative of any such defendant who may fail to file the WS, or who, having filed it failed to be appear, contest the suit and hearing. The judgment may in such a case pronounce. इसमें ये पार्ट में ये लिखा गया है, अगर कभी ऐसा होता है कि चलो ये तो बात थी कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट जो है उसकी डेथ हो गई है तो LR आया, यहाँ पे अगर एप्लीकेशन नहीं होता है, नो एप्लीकेशन इज़ मेड, तो क्या हो जाएगा, अबेट कर दिया जाएगा सूट को। क्या कर दिया जाएगा, सूट को अबेट कर दिया जाएगा। बट फोर्थ में ये लिखा गया है, अब वो आया भी है, WS नहीं फाइल किया, उस केस में क्या होगा, डिफेंडेंट अगर WS फाइल नहीं करता है या फिर डिफेंडेंट ने WS फाइल कर दिया, अपीयर नहीं हो रहा है केस में, यहाँ पर अपीयर ही नहीं हुआ, तब क्या होगा, इस टाइम against the said defendant, notwithstanding the defendant of such defendant shall have the same force and effect as it has been pronounced before the death। मतलब कि अगर उसकी डेथ ना होती, जिस टाइप का हियरिंग की जाती और जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता अगेंस्ट दी डिफेंडेंट के खिलाफ, वैसे ही उसके LR के खिलाफ भी डिफेंडेंट एज ए डिफेंडेंट जजमेंट सुना दिया जाएगा प्लेंटिफ के फेवर में। ठीक है, पूरी प्रोसीडिंग वैसी होगी LR के खिलाफ जैसे कि डिसीज पार्टी है, जो डिफेंडेंट था वो जिंदा है। ठीक है, वेयर द प्लेंटिफ वॉज इग्नोरेंस ऑफ डेथ ऑफ डिफेंडेंट एंड could for the reason make an application for substituting of legal representative of defendant under this specified in limitation act and suit has been consequence abated। यहाँ पे क्या बोला गया है, तो क्या लिखा था यहाँ पे, देखिए फिर से पढ़ते हैं हम यहाँ पे। रूल नंबर 5 में ये बोला गया है, अगर प्लेंटिफ को पता नहीं चलता है कि डिफेंडेंट की डेथ हो गई है किसी भी रीज़न से और उसने LR को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दे पाया है कोर्ट में, हमेशा डिफेंडेंट जो थी दूसरी पार्टी होती है वो फाइल करता है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन को फाइल करता है कि उस पार्टी की दूसरी पार्टी की डेथ हो गई है, कौन नोटिस करता है, प्लेंटिफ करता है हमेशा कि हाँ उस दूसरी अपोजिट पार्टी की डेथ हो गई है, तो उसके लिए उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए उसके LRs को, ये रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं कर पाता किसी रीज़न से और वो लिमिटेशन अकॉर्डिंग वो टाइम बाढ़ भी हो गया है, तो यहाँ पे सूट अबेट हो जाएगा। और अबेट होने के बाद क्या होगा, अब प्लेंटिफ को पता ही नहीं था, सूट अबेट हो चुका है क्योंकि डिफेंडेंट की डेथ हो गई है उसकी वजह से, और क्योंकि LR भी नहीं आया, तो यहाँ पे B क्लॉज में ये लिखा है कि प्लेंटिफ जो है अप्लाई आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड देयर ऑफ लिमिटेशन एक्ट for setting aside the abatement and also admission of that application under section 5 condonation of delay का डाल के ग्राउंड डाल के आर्टिकल सेक्शन 5 admission of that application under section 5 of the act on the ground that he had by the reason of such ignorance sufficient cause to make application within the specified time। मतलब इस वाले रूल नंबर इसमें सेक्शन लिख दिया है, अदरवाइज लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहा है। लिमिटेशन एक्ट जो है उसका आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग आप अपने कंडोनेशन ऑफ डिले का डाल के और एक्स पार्टी का एप्लीकेशन डाल के एक्स पार्टी को सेटिस्फाइड करने का एप्लीकेशन डाल के आप इस चीज़ को हटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन डाला जा सकता है कंडोनेशन ऑफ डिले विद रीजन के साथ, जो ये सूट अबेट कर दिया गया है इसको अबेट ना करा जाए। द कोर्ट सेड इन कंसिडर द एप्लीकेशन अंडर द सेक्शन 5, ठीक है, ड्यू रिगार्ड फैक्ट ऑफ इग्नोरेंस इफ प्रूव्ड हो जाता है, तो उसको अगर वो एप्लीकेशन के बेस पे अगर उसके फैक्ट्स प्रूव कर दिए जाते हैं, उस चीज़ को कंसीडर कर लेगा कोर्ट और सूट को अबेट होने से दोबारा अबेट नहीं करेगा। ओके, ये रूल नंबर इम्पॉर्टेंट थे 4 तक, 4A भी इम्पॉर्टेंट है। इन सब चीज़ को भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लंबी वीडियो नहीं तो। ओके गाइस, लाइक एंड